we have seen about bills of exchange. आपको मैंने definition और कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ये कैसे करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया. आई होप सो you might have watched the video with full concentration and you might have understood whatever the content was. So आगे बढ़ते हैं अभी और आज के वीडियो में आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि what are the contents of bills of exchange. ओके मतलब जब ये ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है ड्रॉवी के ऊपर तब उस बिल के अंदर वो क्या क्या चीजें मेंशन करता है, मतलब वो क्या क्या चीजें लिखता है. दैट वी आर गोइंग टू सी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द कंटेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्योंकि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या चीजें आती है. अरे भाई ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसे है, वो कैसा होता है, उसके अंदर क्या लिखा होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग दिस लेक्चर टुडे. अभी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ टॉपिक की तरफ देखिए. टॉपिक में मैंने लिखा है कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कंटेंट्स मतलब क्या क्या चीजें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखी जाती है, क्या क्या चीजें होती है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है. तो फर्स्ट टर्म इज डेट. अब ये जो डेट है, जब ये ड्रॉवर बिल ड्रॉ करेगा तो सबसे पहले वो डेट उसके अंदर मेंशन होना चाहिए. अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर ने डेट लिखा ही नहीं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कोई डेट ही नहीं लिखा है, so then it will be a meaningless. What I am saying? It will be a meaningless. क्योंकि अगर डेट ही नहीं होगा तो ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस दिन से आप शुरुआत करोगे वो पीरियड गिनने का, वो जो मंथ्स दिए होते क्रेडिट पीरियड, उस क्रेडिट पीरियड को कहां से आप स्टार्ट करोगे, then you will not have any clue. And that's why it is said that without the date bills of exchange is meaningless. क्या कहा मैंने? Without the date bills of exchange is meaningless. So when the drawer draws a bill, so first you will have to write down the date in that. Okay, on which date the bill has been drawn. किस तारीख को ये बिल ड्रॉ हुआ है, लिखा गया है, बनाया गया है ड्रॉवर के थ्रू, वो लिखा होना चाहिए. तो ये पहला टर्म है उसके अंदर डेट. फिर उसके बाद में आता है टर्म. ओके, बाद में आता है टर्म. टर्म मतलब क्या? अभी टर्म मतलब ये हुआ कि ये बिल कितने पीरियड के लिए बनाया गया है. मतलब जैसे ड्रॉवी ने उधारी का समय मांगा है, उसने कहा 2 महीने का मुझे वक्त दो, 2 महीने की मुझे मोहलत दो, 2 महीने के बाद मैं पेमेंट करता हूं. तो ये जो हो गया वो क्या हो गया अभी? टर्म. द टर्म शुड बी क्लियरली मेंशन्ड. टर्म शुड बी क्लियरली मेंशन्ड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिना टर्म के वो बिल का पैसा कभी मिलेगा वो कैलकुलेट हम कर ही नहीं पाएंगे. और इसीलिए ये भी उतना ही जरूरी है. टर्म लिखा होना जरूरी है. ये डेज में भी हो सकता है और ये मंथ्स में भी हो सकता है. ओके, तो कंटेंट में आपने पहला टर्म क्या देखा? डेट. दूसरा क्या देखा आपने? टर्म. तीसरा अमाउंट. अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब भी हम बनाते हैं, जब कोई ड्रॉवर बनाता है तो उसके अंदर अमाउंट को लिखना जरूरी है. यस और नॉट? अमाउंट तो होना चाहिए, वो बिना अमाउंट का कोई बिल बन ही नहीं सकता. ओके, इनफैक्ट आप देख रहे हो कि हर एक चीज जरूरी है, हर एक चीज लिखी होनी जरूरी है. उसमें ये थर्ड टर्म जो है दैट इज व्हाट? अमाउंट. अमाउंट जो है वो फिगर्स में भी होना चाहिए और वो वर्ड्स में भी होना चाहिए. सपोज
द बिल इज बीन ड्रॉन फॉर ₹10,000, बिल बनाया गया 10,000 रुपए का। तो 10,000 जो है वो आपको फिगर्स में भी लिखना पड़ेगा और आपको वर्ड्स में भी लिखना पड़ेगा, और ये दोनों मैच भी करने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए, देन ओनली ए बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी वैलिड, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ये थर्ड टर्म हो गया। अब उसके बाद में ये नेक्स्ट एक टर्म आता है, दैट इज स्टैम्प। ओके, फॉर स्टैम्प आई विल टेल यू कि ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। दिस बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑलरेडी वी हैव सीन that it is coming under the Negotiable Instrument Act 1881. Okay, so it has some legal importance, and for giving this legal importance, a stamp has to be attached on the bill of exchange. Okay, तो ये स्टैम्प जो है ये आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लगा होना चाहिए। अभी जब मैं आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगा, आज ही यही लेक्चर में हम लोग देखेंगे फॉर्मेट, यहाँ पर देखेंगे। उस फॉर्मेट में आपको एक स्टैम्प का जगह दिखाई देगा, उस जगह में स्टैम्प को आपको लगाना है। दिस स्टैम्प विल गिव द लीगल इंपॉर्टेंस टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगेन आई कैन से द सेम थिंग कि बिना स्टैम्प के अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, तो उसको फिर लीगल इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ओके, सो स्टैम्प का होना भी उतना ही जरूरी है। देन पार्टीज, अभी नेक्स्ट टर्म है पार्टीज। पार्टीज मतलब क्या? जैसे कि अभी सबसे पहला ड्रॉवर, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवर का एड्रेस, ये बिल के ऊपर लिखा होना चाहिए, और बिल में सबसे पहले ड्रॉवर का नाम और ड्रॉवर का एड्रेस भी लिखा जाता है। ओके, तो ड्रॉवर एक पार्टी हो गया। दूसरा पार्टी कौन है? ड्रॉवी। तो ड्रॉवी का नाम भी होना चाहिए, ड्रॉवी का एड्रेस भी होना चाहिए। तो सेकंड पार्टी हो गया ड्रॉवी। अगर कोई थर्ड पार्टी है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि थर्ड पार्टी मतलब पेई होना चाहिए, पर अगर पेई है तो पेई का नाम और उसका एड्रेस भी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा होना चाहिए। ओके, मतलब ये फिफ्थ पॉइंट जो है आपको बताता है कि पार्टीज का होना जरूरी है। ड्रॉवर इट इज कंपल्सरी बिकॉज ही इज ड्रॉइंग द बिल। ड्रॉवी अगेन इट इज कंपल्सरी क्योंकि वो ड्रॉवी के ऊपर बिल बनाया जा रहा है। ड्रॉवी इज गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल। ड्रॉवी ये पैसे देने वाला है, तो ड्रॉवी का नाम और ड्रॉवी का एड्रेस ये भी होना जरूरी है। हाँ, पे आई कैन से इट इज ऑप्शनल। अगर ड्रॉवर ने डिसाइड कर लिया कि पहले से ही कि पे कोई और होगा, तो ड्रॉवर उसका नाम और उसका एड्रेस बिल में लिख देगा। ओके, अगर नहीं है तो वो सीधा सीधा लिख देगा पे टू मी और माय ऑर्डर। इस तरह से पार्टीज भी यहाँ पर आ गई। उसके बाद में लिखा है सिक्स्थ पॉइंट, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। से बिल्स ऑफ एक्सचेंज नीड्स ए वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अभी ये वैल्यूएबल कंसिडरेशन मतलब क्या? जैसे ड्रॉवर ने सामान बेचा, ड्रॉवी ने सामान खरीदा, तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। इस ट्रांजैक्शन के वजह से ये बिल ड्रॉ हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ओके, मतलब वो ड्रॉवी को उसका जो फायदा है, बेनिफिट है, मिल चुका है, और इसीलिए ड्रॉवी ने बिल क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखा आता है, उसके फॉर्मेट में ही लिखा होता है कि फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। जब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसके अंदर लिखा होगा ये वर्ड कि फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके, लेटर ऑन आप लोग सब इसको जरूर देखना, ये वैल्यू रिसीव्ड पॉइंट आता है उसके अंदर। उसके बाद में सेवेंथ वन इज एक्सेप्टेंस। आई होप यू आर एबल टू सी दिस। ओके, तो व्हाट इज दैट वर्ड? एक्सेप्टेंस। अब ये एक्सेप्टेंस मतलब क्या? एक्सेप्टेंस मतलब
ये बिल को ड्रॉवी ने एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखा कि ये बिल ड्रॉ कौन करता है, बिल ड्रॉ कौन करता है, बिल ड्रॉवर ड्रॉ करता है, जो कि खुद सेलर है जिसने सामान बेचा है। तो उसने पूरा बिल लिखा, उसने उसके अंदर डेट लिखा, टर्म लिखा, अमाउंट लिखा, स्टैम्प लगाया, पार्टीज का नाम है, वो सब कुछ उसने लिखा। तो वो सब होने के बाद में इसका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, मतलब किसी ने उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है कि हाँ मैं ये अमाउंट पे करने के लिए जवाबदार हूं, मैं ये अमाउंट देने के लिए तैयार हूं। ऐसा एक्सेप्टेंस इस बिल का बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बिल एक्सेप्ट नहीं होगा सो इट विल नॉट बी कॉल्ड एज ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अगर ये बिल को ड्रॉवी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा ही नहीं। फिर क्या होगा, जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है, ड्रॉवर अपनी तरफ से पूरा बिल लिख लेता है, ये सब लिख दिया उसने, डेट लिखा, टर्म लिखा, अमाउंट लिखा, स्टैम्प लिखा, पार्टीज लिखा, सब कुछ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड लिखा, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड एज ड्राफ्ट। Now see this word, जब ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट, बिकॉज अभी तक ड्रॉवी ने इस बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसके लिए क्या है, ड्राफ्ट है। पर जिस दिन ड्रॉवी इस बिल के ऊपर लिख देगा एक्सेप्टेड, ये वर्ड लिख देगा, सी आई एम राइटिंग डाउन दिस, क्या वर्ड है, एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब मुझे मान्य है, ओके, इट इज ऑल ओके, एक्सेप्ट करता हूं मैं इसको। ये वर्ड लिखकर ड्रॉवी उसके नीचे अपना सिग्नेचर करेगा, अपना सिग्नेचर करेगा। ये सिग्नेचर कौन करेगा, ड्रॉवी, ओके। जब बिल के ऊपर ये एक्सेप्टेड वर्ड लिखकर ये सिग्नेचर ड्रॉवी करेगा तो ड्रॉवी ये जो बिल है क्या बन जाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से अभी याद रखनी है, ये बहुत बार फिलअप्स में पूछा गया है, ये बहुत बार आपको ट्रू और फॉल्स में आ सकता है कि विदाउट एक्सेप्टेंस a bill of exchange is called as dash. I will repeat it once again. Without acceptance, a bill of exchange is called as dash. तो आप क्या लिखोगे उसके अंदर, ड्राफ्ट, ओके। तो ये जो थ्योरी है आप लोग जो आप सुन रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते समय या आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय जरूर काम आएगा, इसीलिए आपको उसको ध्यान से सुनना है और इसको याद रखना है, ओके। सो नाउ आई एम कंप्लीटेड विद द टर्म्स, कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, now only we have seen the contents of bills of exchange, different content, 7 पॉइंट मैंने आपको बताए जो कि कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज थे। अभी हम लोग ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोफार्मा देखने वाले हैं कि ये प्रोफार्मा कैसे होगा, प्रोफार्मा में क्या क्या चीज़ें होगी, ये सब जो भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, जो भी मैंने आपको बताया उसको कहाँ लिखना है। तो अभी हम देखेंगे कि जो पहला मैंने बताया था आपको, डेट, जो डेट रहता है वो कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये टॉप पे रहेगा, आपके टॉप पे लिखा हुआ रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद में इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में बिल के पहले तो आएगा नेम ऑफ द ड्रॉवर, नेम ऑफ द ड्रॉवर के बाद में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा, पूरा ड्रॉवर का एड्रेस होगा और तुरंत एड्रेस के बाद में नीचे होगा डेट ऑफ बिल, ओके। तो ये 3 चीजें यहां पर आपको दिखाई दी
ये कहां पर है आप ध्यान से देख लीजिए, पूरे ये प्रोफार्मा के बराबर लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या देखा अभी, नेम ऑफ द ड्रॉवर, एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर, देन डेट ऑफ बिल, और यहां पर टॉप में तो आपने ऑलरेडी देखा ही है कि बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा है। और आप एकदम राइट हैंड साइड में जब ये आएंगे तो राइट हैंड साइड में आपको एक स्टैंप की जगह दिखाई देगी। और मैंने कहा था कंटेंट में कि स्टैंप जरूरी है, स्टैंप गिव्स अ लीगल इंपॉर्टेंस टू द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल आमने सामने हो सकती है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपने नेम ऑफ द ड्रॉवर और एड्रेस ऑफ द ड्रॉवर और डेट ऑफ बिल लिखा, यहां पर आप इस साइड में राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे, एक स्क्वायर बनाकर उसके अंदर लिखोगे स्टैंप। और स्टैंप के नीचे आप देखो, स्टैंप के बिल्कुल नीचे क्या लिखा है, उधर रुपीज साइन डाला है और उधर लिखा है अमाउंट इन फिगर्स। ओके, ये अमाउंट इन फिगर्स जो लिखा है वहां पर ऐसे वर्ड्स आएगा नहीं, अमाउंट इन फिगर्स ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली वहां पर अमाउंट लिखेंगे, जैसे 10,000, 5,000, 2,000, वॉट एवर द अमाउंट ऑफ द बिल, दैट विल बी रिटर्न ओवर देयर। और फिर उसके बाद में उसी अलाइनमेंट में उसी के नीचे स्टार्ट होगा द बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा। बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा इज वेरी मच फिक्स्ड, वो जैसे यहां पर लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। जस्ट आई रीड आउट, देखो तो क्या लिखा है, डैश मंथ्स और ऑब्लिक लिखा है, ऑब्लिक डेज। मतलब अगर पीरियड मंथ्स में लिखा होगा, 2 मंथ्स दिया होगा, तो आप इधर क्या लिखोगे, 2 मंथ्स। ओके, अगर यहां पर डेज में दिया है, सपोज इट इज 60 डेज, तो आप क्या लिखोगे, 60 डेज, फिर वहां पर मंथ नहीं आएगा। ओके, और मंथ में अगर दिया होगा तो वहां पर डेज नहीं आएगा। तो वो बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा कैसे स्टार्ट होता है, डैश मंथ्स और डेज आफ्टर डेट। अब यहां पर कॉमा देना है आपको। ओके, पे मिस्टर और मिसेस, मतलब वो जेंट्स भी हो सकता है और ये लेडीज भी हो सकती है। तो ये अगर वो मिस्टर है, जेंट्स है, तो मिस्टर लिखना है आपको या तो मिस लिखना है। ओके, फिर वहां पर नाम लिखना है और फिर उसके बाद लिखना है और हिज और हर ऑर्डर। मतलब आपने अगर पेई का नाम लिखा है कि यहां पर पेई का नाम देखो, यहां पर पे मिस्टर और मिसेस, मिस जो नाम लिखा हुआ है उसको, या फिर वो भी अगर किसी और को ऑर्डर करता है तो उसको, मतलब पे मिस्टर और मिसेस सो एंड सो डैश और हिज और हर ऑर्डर, अगेन कॉमा। ओके, द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली, क्या लिखा है, द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली। यहां पर जो अमाउंट है वो वर्ड्स में आएगा। ओके, यहां पर वो अमाउंट वर्ड्स में आएगा और फिर बाद में लिखा है फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ओके, अब फॉर द वैल्यू रिसीव्ड मैंने कहा था कुछ 6th पॉइंट था कंटेंट में, कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, कि वैल्यू रिसीव्ड। तो मैंने कहा था आपको कि ये जो है प्रोफार्मा लिखते समय वहां पर होगा, तो यहां पर वो आ गया फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और फिर नीचे लिखा है SD स्लैश, मतलब SD मतलब क्या, सिग्नेचर है ये, सिग्नेचर ऑफ होम, सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर। ओके, तो सिग्नेचर ऑफ ड्रॉवर लिखकर नीचे ड्रॉवर का नाम आएगा। ओके, ड्रॉवर का नाम नीचे आया और उसके बाद देखिए बिल्कुल राइट हैंड साइड में उसके नीचे पर, ओके, राइट हैंड साइड में उधर क्या लिखा है, ड्रॉवीज नेम। ओके, वहां पर आता है 2 करके लिखना होता है, जो भी नाम अगर दिया है तो 2, फिर ड्रॉवी का नाम और फिर ड्रॉवी का एड्रेस यहां पर लिखा जाएगा। ओके, ये लिखने के बाद में ड्रॉवर का काम खत्म, ड्रॉवर ने वो बिल को ड्राफ्ट कर लिया है, ड्रॉवर ने वो बिल पूरा बना लिया है। फिर ये बिल किसके पास जाएगा, ड्रॉवी के पास जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो अभी इधर एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड कौन लिखेगा, यहां पर ड्रॉवी लिखने वाला है। ओके, ये एक्सेप्टेड वर्ड कौन लिखेगा, ड्रॉवी। फिर देखो वहां पर SD लिखा है, SD मतलब क्या, उधर सिग्नेचर आएगा, किसका सिग्नेचर आएगा, ड्रॉवी का।
इसीलिए ड्रॉविज नेम लिखा है। मतलब सिग्नेचर करने के बाद वो अपना नाम भी डालेगा नीचे। ओके, सिग्नेचर करके अपना नाम लिखेगा और उसके नीचे लिखेगा डेट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस, मतलब उसने वो बिल किस दिन एक्सेप्ट किया है वो लिखेगा। और इस प्रकार से बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज द फुल प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप देखो कि यहाँ पर पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज आपको नजर आ रहा है। ओके, ऊपर लिखा है मैंने प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, सी प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और नीचे फिर ये पूरा फॉर्मेट आया। उसको हम लोग पूरा ऐसे एक तरह से मार्जिन वगैरह ड्रॉ करके पूरा एक बॉक्स बना के लिखेंगे। तो ये होता है प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप सो कि आपको प्रोफार्मा ये अभी समझ में आया है। प्रोफार्मा कैसे बनाते हैं इसका थोड़ा कम से कम आइडिया आपको आ गया होगा। ऑफ कोर्स जब भी आप खुद प्रैक्टिस करोगे और जब भी आप ड्रॉवर, ड्रॉवी ये सब नाम वगैरह लेकर सब इसके अंदर डालोगे, सब लिखोगे, तब आपको एक कंप्लीट आइडिया आएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं भी आपको बताऊंगा, या टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो, काफ़ी प्रोफार्मा बनाए हुए टेक्स्ट बुक में, वहाँ पर देख लेना कि ये सारी चीज़ें वैसे के वैसे लिखी है क्या नहीं। बट वन सेकेंड आई विल टेल यू, ये जो बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा है इसका एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अगेन आई विल शो यू द बॉडी ऑफ द प्रोफार्मा। से यू कैन नाउ सी इट वेरी क्लोजली। तो क्या लिखा है बॉडी ऑफ प्रोफार्मा में? डैश मंथ्स और डेज आफ्टर डेट पे मिस्टर और मिस डैश और हिज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, और ये जैसा है वैसा का वैसा ही बाय हार्ट होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी अपना खुद का कोई वर्ड, कोई टर्म नहीं डालेगा, इवन दो इट इज ऑफ द सेम मीनिंग। अगर इसका मतलब भी सेम निकलता है तब भी आप अपने मन के शब्द इसके अंदर नहीं डाल सकते। ये प्रोफार्मा जो होता है, प्रोफार्मा जैसे है वैसे ही होना चाहिए, अदरवाइज ये सही नहीं माना जाएगा। प्रोफार्मा में जैसे है वैसे ही होना चाहिए। हर एक चीज़ जो जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर ही होना चाहिए। इस बात का आप लोग ने ध्यान रखना है। ओके, तो प्रोफार्मा आज का टॉपिक हमारा ये जो प्रोफार्मा ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है वो हो गया। तो अभी टेक्स्ट बुक्स में भी आप देखो, वहाँ पर सम्स दिए होंगे, वहाँ पर ड्रॉवर का नाम होगा, एड्रेस होगा, डेट होगा, उधर पीरियड ऑफ द बिल दिया होगा, एंड देन ड्रॉवी का नाम दिया होगा, ड्रॉवी का एड्रेस दिया होगा, और अगर पेई है तो पेई का भी नाम और एड्रेस ज़रूर होगा। तो अब ये सब लेकर ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाता है तो ये आप बिल्कुल प्रोफार्मा बना सकते हो। और प्लीज़ ट्राई कीजिए, आप ट्राई करो। हो सकता है आपको पहली बार में ना आए, पर डेफिनेटली अभी एक दो बार आप बनाओगे तो ज़रूर आपको आ जाएगा। और कोशिश करूँगा मैं भी कि आपको एक बना हुआ प्रोफार्मा किसी बुक से वगैरह आपको बता दूँ। ओके, तो आपको और अच्छा आइडिया ज़रूर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको ये प्रोफार्मा अभी समझ गया है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे का जो होता है अभी ये जो भी थ्योरी बाकी है वो समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।